गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम अपने एक नए चैप्टर पॉलिटी के राज्यपाल की ओर राज्यपाल को देखेंगे। अपनी पिछली क्लास में हमने हाई कोर्ट, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स, इन सारे चैप्टर्स को देखा। आज हम एक भारत की संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम के एक महत्वपूर्ण पार्ट गवर्नर को देखेंगे। ठीक, देखिए, भारत की जो शासन व्यवस्था है वह संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। लेकिन जो भारत की शासन व्यवस्था का यानी कि भारत का जो स्वरूप है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर का है, यानी कि संघीय स्वरूप है। संघीय स्वरूप से कहने का तात्पर्य, संघ उसको बोला जाता है जहां पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें स्थित हों, जहां पर केंद्र सरकार के अपने अधिकार हो, राज्य सरकारों के अपने अधिकार हो। तो जहां पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्थिति में हो उन्हें संघीय व्यवस्था कहा जाता है। तो भारत जो कि संसदीय व्यवस्था का देश है, यहाँ पर भी दो प्रकार की सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। तो जैसा हमने राष्ट्रपति के चैप्टर में देखा था कि केंद्र सरकार का प्रमुख यानी केंद्र सरकार की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्यों में राज्य सरकार की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, यानी कि गवर्नर होता है। ठीक, भारत में गवर्नर के पद को संविधान के अनुच्छेद 6 पार्ट 6 के आर्टिकल 153 से 167 के बीच में बड़े विस्तृत रूप से व्याख्यायित किया गया है, बहुत डिटेल से बताया गया है इसको। तो हम समझेंगे खंड बाई खंड की राज्यपाल कैसा है, क्या इसकी भूमिका है, क्या इसका महत्व है, और सबसे महत्वपूर्ण जो राज्यपाल की भूमिका है, क्या वह राज्य में राष्ट्रपति की जैसे केंद्र में भूमिका है, क्या उसी से मिलती जुलती है। तो थोड़ा सा हम कंपैरेटिव स्टडी करते हुए चलेंगे, तुलनात्मक अध्ययन, क्योंकि जब आप तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पढ़ते हैं तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होती है। मैं हर बार अपनी क्लास में बोलता हूँ कि आप हमेशा कंपैरेटिव स्टडी करते हुए चलिए। तो आज की क्लास को जब हम गवर्नर को देखेंगे तो हम जरूर राष्ट्रपति की अपनी क्लास को ध्यान में रखेंगे। क्या केंद्र में राष्ट्रपति की जो भूमिका है, क्या सेम एज इट इज भूमिका वही राज्यपाल की भी है राज्यों के लिए। ठीक, तो चलिए हम थोड़ा सा एक इसको देखना प्रारंभ करते हैं। तो जब हम राज्यपाल को देखते हैं तो देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 6 में पार्ट 6 में आर्टिकल 153 से लेकर 167 के बीच में राज्यपाल की भूमिका को विस्तृत रूप से समझाया गया है। चूंकि मैंने जैसे पहले कहा कि भारत में जो संघ में जिस प्रकार की केंद्र सरकार है संसदीय व्यवस्था में, उसी प्रकार राज्यों की भी एक सरकार का अस्तित्व है, राज्यों के भी अपने अधिकार हैं। तो राज्यपाल जो होता है बिल्कुल संघ की शासन प्रणाली, यानी कि केंद्र सरकार में जैसे राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसी प्रकार सेम एज इट इज राज्यपाल जो है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक, इसके साथ साथ जिस प्रकार केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, उसी प्रकार सेम राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, यानी कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, वो राज्यपाल में निहित होती है। केंद्र की कार्यकारी शक्तियां, केंद्र की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका की यानी कि राज्य की कार्यकारी शक्ति वह राज्यपाल में निहित होती है। ठीक, जिस प्रकार राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्यपाल भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक, तो अगर आपको जो मैंने आपको बताया कि भाग 6 में गवर्नर को जो है विस्तृत रूप से व्याख्यायित किया गया है, तो आइए देखते हैं
कि जिस प्रकार केंद्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति के साथ बनती है, क्या उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका भी गवर्नर के साथ बनती है? तो राज्य की कार्यपालिका को अगर आप देखेंगे तो राज्य की, देखिए क्योंकि राज्यपाल चूंकि उसकी दोहरी भूमिका है, पहली भूमिका है राज्य के संवैधानिक प्रमुख की, ठीक, और दूसरी भूमिका है केंद्र के प्रतिनिधि की। पहली भूमिका है उसकी राज्य के संवैधानिक यानी कि देश के राज्य के संवैधानिक प्रमुख की, और दूसरी भूमिका है उसकी केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। तो पहले हम समझते हैं कि वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, वो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख है, तो राज्य की कार्यपालिका बनेगी कैसे? तो राज्य की कार्यपालिका के लिए थोड़ा कंपैरेटिव करते हुए चलिएगा। सबसे पहली चीज है राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका का अनिवार्य तत्व है राज्यपाल। दूसरी चीज है मुख्यमंत्री यानी कि सीएम, मुख्यमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद। और तीसरी चीज जो है वह है राज्य का अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट। इन तीन लोगों से मिलकर राज्य की राज्यपालिका का निर्माण होता है, और इस राज्य की कार्यपालिका का राज्यपाल जो होता है वह प्रमुख होता है, ठीक। अर्थात जिस प्रकार केंद्र की कार्यपालिका के यानी केंद्र की सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम पर होते हैं। तो हम कंपैरेटिव करते चलिएगा कि केंद्र में क्या जो भूमिका राष्ट्रपति की है, कुछ कुछ आपको वैसी ही भूमिका राज्यपाल की राज्यों में भी देखने को मिलेगी। तो जिस प्रकार केंद्र की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, उसी प्रकार राज्य की और समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। जिस प्रकार केंद्र में राज्यपाल को सहायता देने के लिए राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है ना, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मुख्यमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद होती है, ठीक। और जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करते हैं, उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल भी मुख्यमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करते हैं। अर्थात जैसे केंद्र में राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं, परंतु इनका प्रयोग वह स्वयं अपने द्वारा अथवा अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। तो वहां पर अधीनस्थों की बात होती थी, मतलब प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। उसी प्रकार राज्य में जब आप राज्यपाल की बात करेंगे तो समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्य की भी उसी में निहित हैं, और वो भी अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं अपने द्वारा अपने अथवा अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। तो यहां पर भी अधीनस्थों की जब हम बात करेंगे तो वो मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की बात हो रही है, ठीक। अर्थात राज्यपाल जो भी कार्य करेगा वह मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। जिस प्रकार केंद्र में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उसी प्रकार राज्य में जो हमारी राज्य की मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं संविधान के भाग 6 में। तो ये तो हमने देखा कि राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र का होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां केंद्र सरकार की निहित होती हैं, उसी प्रकार संघीय व्यवस्था में फेडरल स्ट्रक्चर में जो समस्त शक्तियां हैं वह राज्य की वो राज्यपाल में निहित होती हैं। राष्ट्रपति के पास भी उनको सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद होती है। राज्यों में भी राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करते हैं। अनुच्छेद 153 में लिखा गया है कि भाई प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 53 क्या बोलता है? मैंने आपको बताया कि संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक जो है राज्यपाल को देखते हैं।
तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक। परंतु प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक क्लॉज जोड़ा गया कि आवश्यकता पड़ने पर एक राज्यपाल जो है, यानी कि किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि वैसे तो हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु आवश्यकता पड़ने पर, मानिए जैसे किसी राज्यपाल का पद रिक्त हो गया हो, किसी राज्यपाल की मृत्यु हो गई हो, किसी राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हो गया और दूसरे की नियुक्ति होने वाली हो, तो उस पीरियड के लिए, चूंकि राज्यपाल के पद को तो खाली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार राष्ट्रपति जो है केंद्र का संवैधानिक प्रमुख है और उसको उस पद को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता, उसी प्रकार राज्यपाल के पद भी रिक्त नहीं होता, तो तुरंत किसी और राज्यपाल को जो है अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है दूसरे राज्य का भी। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये जोड़ा गया कि भाई एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है, एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक, नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, कुछ याद आ रहा है आपको 7वें संविधान संशोधन अधिनियम से? हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा की थी हाईकोर्ट को। हाईकोर्ट में कुछ ऐसा ही प्रावधान है, 214 में बोला गया, 214 में, कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत उसमें भी एक क्लॉज किया गया कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का भी जो है कार्य को निर्वहन कर सकता है, यानी उसके केसेस एक राज्य जो उच्च न्यायालय है वो एक से अधिक राज्यों के भी केसेस को देख सकता है या टैकल कर सकता है, ठीक। तो इसी प्रकार आर्टिकल 153 जो है वो राज्यपाल की भी बात करता है, ठीक। अब हम आ जाते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में कि राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति को देखने के लिए हमें अनुच्छेद 155 में आना पड़ेगा, और वहीं थोड़ा सा हम देखेंगे कि राज्यपाल एक तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख तो है ही, दूसरा और कौन सा रोल है, तो जब आप उसकी नियुक्ति को देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। आर्टिकल 155 में, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। भाई राज्यपाल की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 155 के अनुसार कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 155 बोलता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति जिस भी व्यक्ति को चाहे उसको राज्यपाल नियुक्त कर देगा। वो नियुक्ति करेगा केंद्र सरकार जिस भी व्यक्ति को केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति को, है ना, केंद्र सरकार जिस भी व्यक्ति का नाम नॉमिनेटेड करेगी, राष्ट्रपति उसको राज्यपाल अपॉइंट कर देगा, ठीक। राष्ट्रपति उसको अपॉइंट कर देगा, ठीक। अब देखते हैं, तो केंद्र सरकार जिसको भी नॉमिनेट करेगी, राष्ट्रपति उसको राज्यपाल नियुक्त कर देगा। भाई राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हो रही है और होगी लेकिन उसी व्यक्ति को जिसको केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी। तो केंद्र सरकार जिसका नाम नॉमिनेट कर रही है, राष्ट्रपति उसी को नॉमिनेट कर रहे हैं, राज्यपाल अपॉइंट कर रहे हैं, तो क्या राज्यपाल जो है केंद्र सरकार के अधीन का कोई पद है क्या? ये प्रश्न विचार मन में क्यों आता है? ये प्रश्न का विचार या ये प्रश्न हमारे मन में इसलिए कौंधता है क्योंकि जब हम राज्यपाल को देखते हैं तो राज्यपाल की भूमिका दो रूपों में है। पहला है राज्य के संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, और राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में। राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी है
और राज्य की कार्यपालिका का भी प्रमुख है। ठीक, यहां तक तो बिल्कुल सीधी सी भूमिका लगती है, लेकिन जो मेन भूमिका देखने वाली है वह दूसरे खंड में आती है। वह दोहरी भूमिका निभाता है। एक तो पहली भूमिका ये, दूसरी वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी राज्यों में नियुक्त होता है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी राज्यों में उसको नियुक्त किया जाता है। देखिए दोहरी भूमिका में क्या करता है, अभी आगे विस्तार से देखेंगे, लेकिन इतना थोड़ा सा समझते हैं। भाई राज्य का संवैधानिक प्रमुख तो है, राज्य की कार्यपालिका का भी प्रमुख है, पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, तो जब हम केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उसको देखते हैं और जब ये पढ़ते हैं कि केंद्र सरकार जिस भी व्यक्ति को नामांकित करेगी, राष्ट्रपति उसी को अपॉइंट करेगा, तो मन में एक प्रश्न आता है, क्या राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीन का कोई पद है क्या, या राज्यपाल सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट कोई पद है, उसके अधीनस्थ कोई पद है, जो है जिसको वो अपॉइंट करेगा या जिसका नाम नामांकित करेगा उसको राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक का केस था 1977 का। ठीक, एक बड़ा फेमस केस था, हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जजमेंट दिया कि भाई ऐसा है, ठीक है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति का नाम नामांकित करते हैं, अपॉइंट करते हैं, सलाह देते हैं और राष्ट्रपति इसको नियुक्त कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल का जो पद है वो केंद्र सरकार के अधीन है। हाँ, वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में नियुक्त होता है और उसकी भी भूमिका निभाता है। एक तो वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख की निभाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है और किस प्रकार केंद्र का प्रतिनिधि है। लेकिन केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में वह जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसकी दायित्वों के निर्वहन के लिए वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आता है। लेकिन इसका तात्पर्य बिल्कुल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया, कि जो राज्यपाल है वह केंद्र सरकार के अधीनस्थ हो गया ना। वो केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है, हाँ वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में। राज्यपाल जो है उसकी कंट्रोलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होती है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्टेट में है। ठीक, लेकिन इसका मतलब वो बिल्कुल नहीं है कि वो केंद्र सरकार के अधीनस्थ है। ठीक, हाँ वो केंद्र सरकार के, ठीक है, ना तो पूरी तरह से नियंत्रण में ना से अधीनस्थ है। हाँ वो क्या करता है, वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन एक स्वायत्त है, वो संवैधानिक प्रमुख है, वो अपने हिसाब से निर्णय लेता है। ठीक, तो अब चूंकि मन में प्रश्न आता ना भाई कि केंद्र सरकार ने अगर उसको अपॉइंट किया तो क्या केंद्र सरकार के सबऑर्डिनेट है? नहीं, तो फिर जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती होगी ना सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट है वो। बस सेंट्रल गवर्नमेंट उसका नाम नॉमिनेट करती है राष्ट्रपति को कि इस व्यक्ति को बनाइए। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ही अपना प्रतिनिधि वहां भेजती है। संविधान में राज्यपाल की भूमिका जब तय की गई तो ऐसा एक नियम या ऐसा एक तरीका बताया गया। ठीक, तो हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक में ये सरकार ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बताया कि राज्यपाल ना तो केंद्र सरकार के अधीनस्थ है, ना तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में। तो भाई फिर क्या है राज्यपाल, क्या उसकी भूमिका है? तो ये दो और भूमिकाओं को देखा हमने, तो हम आगे समझते हैं। तो लेकिन जब राज्यपाल का पद एक्चुअली जब बन रहा था तो बहुत चर्चा और परिचर्चाएं हुई इस विषय पर, क्योंकि चूंकि बड़ी मेन विषय वस्तु का ये पद है, तो वहां पर चर्चा ये हुई कि भाई क्या ये जो राज्यपाल का पद है तब जब राज्यपाल की भूमिका को लेकर संवैधानिक सभा में बहुत चर्चा पर चर्चा होने लगी और देखा जा रहा था कि कोई किस प्रकार से राज्यपाल की भूमिका और राज्यपाल की निर्वाचन व्यवस्था को किया जाए, कैसे लिया जाए।
तो देखा गया कि भाई देखिए, भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वो तो ब्रिटेन से मिलती जुलती है, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। परंतु ब्रिटेन जो है वो फेडरल ना होकर यूनिटरी सिस्टम वाला है, यानी वहां पर एक ही प्रकार की सरकार है, केंद्र सरकार। लेकिन भारत ने व्यवस्था अपनाई है पार्लियामेंट्री ब्रिटिश की। हमारा स्ट्रक्चर देखने में अमेरिका जैसा लगता है, क्योंकि अमेरिका भी फेडरल है और हम भी फेडरल है। अमेरिका भी दो प्रकार की सरकार है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। ठीक, भारत में भी दो प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दोनों की ही अधिकार संविधान द्वारा तय कर दिए गए हैं। तो क्या अमेरिका में जैसा फेडरल स्ट्रक्चर है या उसमें जैसा राज्यपाल की भूमिका है, जैसे राज्यपाल का निर्वाचन होता है, क्या हम भी उसी प्रकार राज्यपाल का निर्वाचन करें? देखिए, अमेरिका में राज्यपाल जो है सीधा जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्यपाल को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, वो भी उस व्यक्ति को जिसको केंद्र सरकार नॉमिनेट कर देती है। लेकिन मैंने फिर, आप सुन लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस केस में कि केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति का नाम नॉमिनेट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीनस्थ है या केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वो स्वायत्त है, ऑटोनोमस, वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। हाँ, परंतु वह संघ के प्रतिनिधि के रूप में है, क्योंकि इसको फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। ठीक, क्यों वो प्रतिनिधि के रूप में, उसकी भूमिका क्या, अभी हम देखते हैं आगे। पहले ये समझ लेते हैं कि क्यों हमने अमेरिका जैसा फेडरल स्ट्रक्चर होने के बाद भी राज्यपाल को क्यों नहीं अमेरिका की तरह प्रत्यक्ष निर्वाचन की तरह स्वीकारा। हमने भारत में जो राज्यपाल का पद है और या जो राज्यपाल के पद का सिस्टम है वो हमने कनाडा से लिया। कहां से लिया है? कनाडा से लिया। भारत में जो राज्यपाल का पद है वो कनाडा से लिया गया, यानी कनाडा में भी बिल्कुल ऐसे ही राज्यपाल का अपॉइंटमेंट होता है जैसे भारत में होता है। ठीक, या यूं कहें, भारत में राज्यपाल के पद का अपॉइंटमेंट वैसे होता है जैसे कनाडा में होता है। तो भाई स्ट्रक्चर अमेरिका से मिलने जुलने के बावजूद हमने क्यों ना अमेरिका की तरह प्रत्यक्ष निर्वाचन को स्वीकार किया? देखिए, उसके पीछे एक वजह थी। वजह क्या थी? वजह ये थी कि अगर भाई जब उसमें मीटिंग हुई तो बोला क्या अमेरिका की तरह फेडरल स्ट्रक्चर है तो क्यों ना हम राज्यपाल का प्रत्यक्ष चुनाव करा ले अमेरिका की तरह। तो कुछ लोगों ने बोला नहीं, प्रत्यक्ष चुनाव तो नहीं करा सकते। ठीक, तो कुछ ने बोला ठीक है, अगर प्रत्यक्ष चुनाव में कोई समस्या है तो एक काम करते हैं, आप प्रत्यक्ष चुनाव करा लेते हैं। तो लोगों ने कहा कैसे? तो बोला गया जिस प्रकार, भाई आप हम ही लोग को बताया जा रहा कि जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य की केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना अप्रत्यक्ष रीति से। मतलब कैसे? जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो उनको चुनते हैं, है ना, जिसको आप बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल मत संक्रमणी पद्धति, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, और जिसके तहत आप सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम के तहत प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। तो क्यों ना राज्यपाल को वैसे ही चुन लिया जाए अगर प्रत्यक्ष निर्वाचन में कोई प्रॉब्लम है। तो फिर संविधान सभा के जो सलाहकार थे और जो सदस्य थे उन्होंने विचार किया और बोला नहीं, ये उचित नहीं होगा कि राज्यपाल का निर्वाचन किया जाए। तो बोला गया क्यों? बोला देखिए, अगर आप अमेरिका की तरह राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन करेंगे तो ये संसदीय व्यवस्था के अनुकूल स्थिति नहीं होगी। पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए ये स्थिति अनुकूल नहीं होगी, क्योंकि अगर राज्यपाल का निर्वाचन आप करेंगे तो जो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम का फॉर्मेट आपने सेट किया हुआ है ये इसके अनुकूल नहीं होगा। बोला गया क्यों? तो इसलिए नहीं होगा कि जिस प्रकार केंद्र में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री होता है ना। मैंने बताया, देखिए देश में जितने भी प्रधानमंत्रियों का चुनाव हुआ है उसमें तकरीबन 95% प्रधानमंत्री, ठीक, जितने आज तक प्रधानमंत्री हुए उसमें 95% प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य रहे। लोकसभा मतलब लोअर हाउस, निम्न सदन, या जिसको सरल भाषा में लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं। अक्सर जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो एक तरह से प्रधानमंत्री के चुनाव में तब्दील हो जाते हैं जब देश में वोटिंग हो रही होती है। ठीक, जनता अपने सांसदों को भी
इस उससे चुनने जाती है कि हम किसको अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। क्या वो उसी दल से संबंधित है जिस दल के हम व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं। ठीक, तो जिस प्रकार देश का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति मुख्यमंत्री होता है। ठीक, तो अगर आपने राज्यपाल का चुनाव करा लिया जनता के द्वारा, जैसे अमेरिका में होता है, तो राज्यपाल को भी इस राज्य की जनता चुनेगी और मुख्यमंत्री को भी इस राज्य की जनता चुन रही है। तो अब राज्यपाल की भूमिका जो है वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में और राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में। लेकिन आपने जिसकी भूमिका एक सिर्फ संवैधानिक प्रमुख की है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की है, ना कि वास्तविक प्रमुख की। हमने पढ़ा था ना राष्ट्रपति में, केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका संवैधानिक प्रमुख की है, ना कि वास्तविक प्रमुख की। उसी प्रकार राज्यों में भी राज्यपाल की भूमिका संवैधानिक प्रमुख की है, ना कि वास्तविक प्रमुख की। जिस प्रकार केंद्र में वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्यों में वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। तो अगर आपने एक संवैधानिक प्रमुख को प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित कर लिया, तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों में क्लैश होगा, क्योंकि दोनों को ही जनता ने, राज्य की जनता ने निर्वाचित करके भेजा है। तो ऐसे में राज्यपाल को लगेगा कि मैं मुख्यमंत्री से कोई कम लोकप्रिय व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मुझको भी इस देश की जनता ने चुन के, मतलब इस राज्य की जनता ने चुन के भेजा है। तो एक क्लैश हो सकता है। तो ये संसदीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं होगा। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्यों नहीं स्वीकार की गई? तो बोला गया भाई राज्यपाल का पद एक सिर्फ संवैधानिक प्रमुख का है और दूसरी चीज है वो राज्य के केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में है। तो भाई ये एक तरह से वैयक्तिक मामला भी है। भाई केंद्र सरकार अपना प्रतिनिधि किसको नियुक्त करे, ये केंद्र सरकार पर छोड़ दिया जाए। इसके लिए जनता को अब प्रत्यक्ष निर्वाचन में उलझाने की जरूरत नहीं है, एक कठिन जटिल प्रणाली में उलझाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जनता एक बार लोकसभा के लिए वोट देती है, एक बार विधानसभा के लिए वोट देती है, ठीक, एक बार ग्राम पंचायत के लिए वोट देती है और शहरी जनता जो है वो स्थानीय चुनाव के लिए यानी कि पार्षद और इन सब के लिए, मेयर के लिए वोट देती है। ठीक, फिर क्षेत्र पंचायत के चुनाव होते हैं, फिर जिला पंचायत के चुनाव होते हैं। अब आप राज्यपाल को भी चुन लोगे, है ना, तो बड़ा ज्यादा जो है कठिन हो जाएगा। तो बोला गया अप्रत्यक्ष, तो बोला गया उसकी भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी तो है वो संवैधानिक प्रमुख के साथ साथ। तो क्या जरूरत है, जब ये व्यक्तिगत मामला है केंद्र सरकार का, तो उसको जो व्यक्ति को सुटेबल होता है उसका नाम नामांकित कर देंगे, राष्ट्रपति उसको अपॉइंट कर देंगे। ठीक, तो वो व्यक्ति केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी रहेगा और राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में। फिर इस करके जो राज्यपाल का जो निर्वाचन था, यानी कि जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा करना था, इस विचार को जो है त्याग दिया गया। ठीक, और बोला गया कि अगर भाई मानिए चाहे आप अप्रत्यक्ष निर्वाचन से लेकर आए चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचन से लेकर आए, अगर राज्यपाल का इलेक्शन होगा तो वह व्यक्ति किसी न किसी दल से तो जरूर जुड़ा होगा, स्वाभाविक बात है। राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, तो जैसे मानिए वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, वो एनडीए के द्वारा एनडीए के प्रत्याशी थे, है ना। केंद्र सरकार से जो कांग्रेस सरकार के यानी कि यूपीए गठबंधन के जो प्रत्याशी थे वो गांधी जी के पौत्र डीके गांधी जी थे। ठीक, तो दोनों लोगों को किया गया था। तो प्रत्याशी कौन जीते? राष्ट्रपति जो है एनडीए के प्रत्याशी यानी कि राष्ट्रपति जीते। ठीक, लेकिन राष्ट्रपति जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होने के बाद चूंकि सरकार उन्हीं की होती है, तो वो सरकार उन्हीं की। अब राज्यों में अगर राज्यपाल का आप निर्वाचन कर लेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो किसी ना किसी दल से तो जुड़ा ही होगा। अब चूंकि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, मानिए राज्यपाल तो चुनकर आ गया अपने दल की टिकट पर, ठीक, आप प्रत्यक्ष निर्वाचन से ही चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचन से वह चुन के आ गया, और मानिए राज्य में सरकार उसके दल की नहीं बनी जिस दल से वह जुड़ा है। ठीक, तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, राज्यपाल जो है अपने मन में दुराग्रह रख सकता है ना, क्योंकि अगर वो किसी दल से संबंधित हो जाएगा, किसी पार्टी से जुड़ जाएगा, अगर उसका निर्वाचन होगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसकी निष्ठा अपनी पार्टी के प्रति भी होगी। और अगर राज्य में उसके दल की सरकार, उसके दल के संबंधित सरकार जीत कर नहीं आई, तो फिर उसके मन में दुराग्रह होगा और
जो वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख की स्थिति का निर्वहन करता है, फिर वह ईमानदारी से उस पद का निर्वहन नहीं कर पाएगा। तो फिर वह उस पद का निर्वहन नहीं कर पाएगा। राज्यपाल के संवैधानिक प्रमुख की भूमिका में उसके पद का निर्वहन नहीं कर पाएगा। ठीक, तो इसलिए भी राज्यपाल के निर्वाचन को कैंसिल किया गया। ठीक, तो ये कुछ क्लॉज थे जिसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट कर दिया जाता था। यही तरीका रखा गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वो क्या भूमिका अदा करता है। तो हमने जब कभी किसी रास्ते से गुजरे होंगे या कभी घूमने के उद्देश्य से नदी के दो छोरों को देखा होगा। अगर आपको राज्यपाल की केंद्र की प्रतिनिधि की भूमिका को समझना है तो आपको नदी के दो छोरों को समझना होगा। अगर नदी होती है, नदी के दो तरफ दो छोर होते हैं, है ना। कभी कभी दो प्रमुख शहरों के बीच से नदी गुजरती है ना। और मानिए अगर आपको एक छोर से नदी के दूसरे छोर पर जाना हो और नाव अगर आपके पास ना हो तो आप कैसे जाएंगे, और आपको तैरना भी ना आता हो। दोनों कंडीशन है। आपके पास नाव भी ना हो, आपको तैरना भी ना आता हो, तो आप नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक कैसे जाएंगे। तो आप एक छोर से दूसरे छोर तक सेतु के द्वारा जाएंगे। सरकार पुलों का निर्माण क्यों करती है नदियों के ऊपर, ताकि जो दोनों तरफ के लोग हैं उनका आवागमन सुगम रूप से हो सके। यानी वो जो सेतु है, यानी वो जो ब्रिज है, वो राज्य के यानी कि वो नदी के एक तट को दूसरे तट से जोड़ता है। तो इसी प्रकार संघीय व्यवस्था में, फेडरल स्ट्रक्चर में, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट है। राज्यपाल इन दोनों के बीच में सेतु के रूप में है, गवर्नर इन दोनों के बीच में एक ब्रिज के रूप में है जो दोनों को जोड़ता है। क्यों? क्योंकि संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार भले ही संविधान में दोनों के अधिकार अलग अलग हों, परंतु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो केंद्र सरकार राज्यों में अपने राज्यपाल को अपॉइंट इसीलिए करती है कि वो देखे कि राज्य सरकारें किसी भी प्रकार संघीय ढांचे को कोई क्षति तो नहीं पहुंचा रही है, कोई तोड़ तो नहीं रही है, या फिर संविधान का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो दो भूमिकाएं निभाता है। एक तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, दूसरा वो ये भी देखता है कि राज्यों में संविधान के अनुरूप शासन व्यवस्था चल रही है नहीं चल रही है, संघीय ढांचे को बरकरार रखा गया नहीं रखा गया। ठीक, इसीलिए राज्यपाल जो है दोहरी भूमिका में होते हैं। कैसे होती है इस दोहरी भूमिका का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या हुआ है, वो सारा अभी आगे देखेंगे। पहले उससे जुड़ी कुछ बेसिक चीजों को देख लेते हैं। भाई, हमने आपको बताया कि 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, लेकिन किस व्यक्ति को जो है केंद्र सरकार नॉमिनेट करेगी, जिसको राष्ट्रपति अपना अपॉइंट करेंगे राज्यपाल, तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है यानी जो अर्हता है वो संविधान के 157 में बताई गई है। राज्यपाल की अर्हता, उसके लिए पहला क्लॉज है कि भाई वह भारत का नागरिक हो। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि क्या राज्यपाल बनने के लिए पहली शर्त है कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो। अक्सर हम लोग जब जल्दी में होते हैं तो क्वेश्चन को टिक मार देते हैं, लेकिन नहीं, राज्यपाल होने की पहली शर्त है भारत का नागरिक हो। जन्म से भारत का नागरिक हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक, नागरिकता में, सिटीजनशिप में बताया गया है कि भारत में नागरिकता 5 प्रकार से अर्जित की जाती है। ठीक, जन्म से, वंश से, नेचुरलाइजेशन के द्वारा, ठीक है, मर्जर के द्वारा, ठीक है, और भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा, इन सब चीजों से। तो किसी भी प्रकार से भारत का नागरिक हो, पहली चीज तो वो वह शर्त पूरी करता हो। दूसरी है कि वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो दो चीजें, वह भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। संविधान में इन दो क्लॉजेस का जो है चर्चा की गई आर्टिकल 157 के तहत। ठीक, कि राज्यपाल जो है वो
भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु कम से कम वह पूर्ण कर चुका हो। लेकिन परंपरा अनुसार दो और चीजें राज्यपाल के पद में जोड़ दी गई। एक, वह जिस राज्य का राज्यपाल हो वहां का मूल निवासी ना हो। ठीक, अगर मानिए वह जिस राज्य का राज्यपाल हो वहां का मूल निवासी ना हो। ठीक, मानिए उत्तर प्रदेश में, जैसे हम लोग मुख्यमंत्री अभ्युदय पोर्टल योजना पर है ना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी के अभ्युदय पोर्टल योजना पर, तो हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी कहाँ की मूल रूप से रहने वाली है? ये मूल निवासी है गुजरात की। ठीक, तो आनंदीबेन पटेल जी गुजरात की कभी भी मुख्यमंत्री राज्यपाल नहीं हो सकती क्योंकि वहां की मूल निवासी हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश में अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो उत्तर प्रदेश का उसको मूल निवासी नहीं होना चाहिए। ये संविधान जब बना तब ऐसी शर्त नहीं थी। ये राज्यपाल की जब भूमिका विवादों में आने लगी, और राज्यपाल की भूमिका क्यों विवादों में आई ये भी हम आगे देखेंगे, तब परंपरा अनुसार एक शर्त को जोड़ा गया कि भाई राज्यपाल जो होगा वो उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए, वो कोई बाहरी व्यक्ति ही होना चाहिए। ठीक, क्यों? ठीक, क्योंकि अगर वो उस राज्य का मूल निवासी होगा, भाई अगर राज्यपाल राज्य का मूल निवासी होगा तो जाहिर सी बात है वो उस राज्य की पॉलिटिक्स से जुड़ा होगा, और अगर राज्य की पॉलिटिक्स से जुड़ा होगा तो फिर वो चीजों को जो है वो क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है ना, क्योंकि राजनीति से जुड़ेगा तो इंटरेस्ट लेगा। अब अगर वो उस राज्य की राजनीति से नहीं जुड़ा है तो वो उससे दूर रहेगा। ठीक, वो उस राज्य का मूल निवासी नहीं है तो वो वहां की राजनीति से दूर रहेगा। अगर वो व्यक्ति उस राज्य का मूल निवासी है तो जरूर कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा कि भाई किस तरह से मुख्यमंत्री को, यानी कि अपनी ही सरकार को कमजोर कर दे, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका प्रमुख तो वही है। तो इस प्रकार से राज्यपाल का पद जो है अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं कर पाएगा। इसको बाद में जोड़ा गया क्योंकि अपवाद स्वरूप दो लोगों को जो है उस राज्य का राज्यपाल बनाया गया जहां के वो मूल निवासी थे। ठीक, और एक शर्त और जोड़ी गई कि भाई जिस भी व्यक्ति को जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा उस राज्य के सीएम से, यानी कि मुख्यमंत्री से, उस राज्य के सीएम से परामर्श जरूर करना चाहिए। सीएम से परामर्श किया जाए, पर जनरली ऐसा किया नहीं जाता है। ये वाला तो अब मानने लग गए, अपवाद स्वरूप दो ही थे, इसका पालन एक्चुअली होता नहीं है। पालन एक्चुअली इन तीन चीजों का होता है। वो भारत का नागरिक होता है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होता है, और राज्य वह उस राज्य का मूल निवासी नहीं होता है जिस राज्य का उसको राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। परंतु मुख्यमंत्री से परामर्श लिया नहीं जाता है, और अगर लिया भी जाता है तो उसकी राय को जिसको कहता है वो सुना नहीं जाता है। केंद्र सरकार अपने हिसाब से जिसको वह चाहती है वहां करती है। ठीक, अमूमन राय ली नहीं जाती है। ठीक है, तो ये तीन क्लॉज ही एक प्रकार से जो है वह चलते हैं। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं। भाई ये तो हो गई राष्ट्रपति की अहर्ता। ठीक, अब देखते हैं कि राज्यपाल का, सॉरी राष्ट्रपति बोल जा रहा हूं, राज्यपाल की अहर्ता कि कौन कौन सा व्यक्ति बन सकता है। वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उस राज्य के जिस राज्य में उसकी राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हो वहां का मूल निवासी ना हो, वहां का मूल निवासी, उस राज्य का मूल निवासी ना हो। ठीक, और चौथा है कि भाई जिस भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए। परंतु आपको पता है ये चीजें लिखी गई हैं, ऐसी होती नहीं है। अब देखते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर क्या है। तो राज्यपाल के कार्यकाल की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 156 में की गई है। आर्टिकल 156 में बोला गया है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष होगा। ठीक, राज्यपाल का जो कार्यकाल है
वह 5 वर्ष होगा, यानी कि राज्यपाल जो है वो प्रसाद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कि राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक वह अपने पद को धारण करेगा। परंतु सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल जो है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक। और अगर उसका अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होगा, मैक्सिमम, ठीक, 5 वर्ष से पहले भी उसको उसके पद से मुक्त किया जा सकता है, ठीक, उसका कहीं ट्रांसफर किया जा सकता है, वह स्वेच्छा से अपना पद त्याग सकता है राष्ट्रपति को देकर, ये सारी स्थितियां भी होती है। लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती है तो राज्यपाल 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूर्ण करता है, ठीक, यानी कि उसका 5 साल का कार्यकाल होता है। एक व्यक्ति को, यानी कि एक जो राज्यपाल होता है उसको 5 वर्ष, यानी कि जो उसका एक कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उससे ज्यादा के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक, उसको जो है ज्यादा के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है, यानी कि वो दोबारा भी 5 साल के कार्यकाल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक। दूसरी चीज वह ये है कि भाई जो मैंने बताया 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है ना। यानी मानिए कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल की आकस्मिक मृत्यु हो गई हो, पद खाली हो गया हो, उनका ट्रांसफर हो गया हो, ठीक, बचे हुए कार्यकाल के लिए। अच्छा, जब ट्रांसफर होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि जहां पर जो मानिए उत्तर प्रदेश में के जो राज्यपाल हैं इस समय, जो वर्तमान राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मानिए उन्होंने जैसे 3 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा कर लिया, ठीक, 2 वर्ष का बचा है और 2 वर्ष पहले उनका ट्रांसफर किसी और राज्य में कर दिया जाए राज्यपाल बना के, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां पर भी 5 साल से कार्यभार चालू करेंगी। फिर जो उनका 2 साल का कार्यभार बचा हुआ है उसी को वो वहां पर कंटिन्यू करेंगी, ठीक। तो कुल मिला के 5 साल का कार्यकाल होगा, लेकिन उनको दोबारा भी अपॉइंट किया जा सकता है अगर केंद्र सरकार चाहे तो। बीच में उसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है, उसको उसके पद से, अगर वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो पद से मुक्त भी किया जा सकता है, ठीक। तो ठीक, यहां पर फिर हमने देखा कि जो राज्यपाल का पद है 5 साल का कार्यकाल है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सिर्फ कहने को है, ठीक, ऐसा नहीं कि वो राष्ट्रपति की इच्छा पर रहेगा। ना तो उसका टेन्योर फिक्स होता है, ना उसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता, वो वास्तविक रूप से केंद्र सरकार की मर्जी पर होता है, क्योंकि जो उसकी दूसरी चीज है अपॉइंटमेंट, नॉमिनेट कौन करवा रहा है, नाम तो वही दे रहा है, राष्ट्रपति उसको नॉमिनेट कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार जब भी चाहती है राष्ट्रपति राज्यपाल को ये बोल सकती है कि आपने पद से त्याग पत्र दीजिए। अच्छा, चूंकि वो एक ऑटोनॉमस पर्सन है लेकिन वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी है, ठीक, तभी अक्सर आपने देखा होगा जब सरकारें बदलती हैं, जब भी सरकार चेंज होती है तो सबसे पहले राज्यपालों का ट्रांसफर होता है, ठीक, राज्यपाल बदले जाते हैं, ठीक, राज्यपाल बदले जाते हैं। क्यों राज्यपाल क्यों बदले जाते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि भाई राज्यपाल की शक्तियां और कार्य क्या क्या है, ठीक। तो जिस प्रकार राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उसी प्रकार राज्यपाल को भी शक्तियां प्राप्त है, क्योंकि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। तो जिस प्रकार राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख है उसी प्रकार राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख है। जिस प्रकार राष्ट्रपति कार्यपालिका की समस्त शक्तियां उसमें निहित है, उनके पास भी सारी पावर है, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल के पास भी कई प्रकार की शक्तियां हैं। तो उसके पास भी कार्यकारी शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, राज्यपाल के पास कार्यकारी शक्ति है, ठीक, एग्जीक्यूटिव पावर्स है। उसके पास विधायी शक्तियां हैं, उसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स है, ठीक, उसके पास वित्तीय शक्तियां हैं जैसे राष्ट्रपति के पास है, फाइनेंशियल पावर्स, उसके पास जुडिशियल पावर्स हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, ठीक, अरे मैंने यहां इंग्लिश में लिख दिया, न्यायिक शक्तियां हैं, ठीक।
जुडिशियल पावर्स, ठीक। उसके पास भी अपनी विवेकीय शक्तियां हैं, ठीक। डिस्क्रिशनरी पावर्स, ठीक, डिस्क्रिशनरी। अच्छा, मार्कर ऐसा हो चुका है कि जैसा लग रहा है कि वो उसको सर्दियां आ गई हैं उसके लिए। अभी वही मार्कर देखिएगा, उठाऊंगा एकदम सही चलेगा। अगर मैंने आपसे बोलते बोलते कुछ क्षणों के लिए अगर मैंने मार्कर को खुला रख दिया तो ऐसा लगता है उसको जो है कोरोना या ब्लैक फंगस या येलो फंगस या व्हाइट फंगस हो जाता है, ठीक, सर्दी लग जाती है उसको। तो इतनी प्रकार की पावर्स हैं, कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और विवेकीय शक्तियां। तो राज्यपाल की भूमिका को समझने से पहले राज्यपाल की शक्तियां देखते हैं कि राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति की शक्तियां और उसके कार्य को जानते हैं तब आप उसकी भूमिका का मूल्यांकन करने में ज्यादा आसान होते हैं कि ये व्यक्ति अपनी शक्तियों का, भाई किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कैसे होता है? उसकी शक्तियों से, उसके पद से। अगर व्यक्ति शक्तिशाली है, अगर व्यक्ति के पास इतनी सारी प्रकार के पद हैं, तो किस प्रकार अपनी शक्तियों का वह, यानी अपनी पावर्स का वह प्रयोग करेगा, ठीक। तो आर्टिकल पहली शक्ति जो कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति में बड़े विस्तृत रूप से बताया गया है कि भाई देखिए, जिस प्रकार राष्ट्रपति की समस्त कार्यकारी शक्तियां, केंद्र की समस्त कार्यकारी शक्तियां केंद्र सरकार की वो राष्ट्रपति में निहित होती है, सेम उसी प्रकार राज्य सरकार की समस्त कार्यकारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो राज्यपाल में निहित होती है, ठीक। तो सबसे पहली तो पावर उसकी यही है कि केंद्र यानी कि राज्य सरकार की जितनी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, ठीक, यानी कानून को इम्प्लीमेंट कराने की शक्तियों को कार्यकारी शक्तियां बोलते हैं, और विधायी शक्तियां किसको बोलते हैं? कानून बनाने की पावर को, ठीक। तो कैसी कार्यकारी शक्तियां उसके पास है? देखिए, जिस प्रकार केंद्र सरकार के समस्त काम राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, उसी प्रकार राज्यों में भी समस्त कार्य राज्यपाल के नाम पर होते हैं। राज्य की सरकार के समस्त कार्य जो है वो राज्यपाल के नाम पर होते हैं। तो इस प्रकार वो राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रमुख है। दूसरी बात, वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है, तो इस प्रकार से वो एग्जीक्यूटिव उसमें आता है। वहां पर भी केंद्र में भी राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है। राज्य में सेम उसी प्रकार राज्यपाल मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है, ठीक। कुछ राज्य जो जनजाति वाले राज्य हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर तो राज्यपाल ही जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति करेगा, ये उसके पास पावर है। देखिए, यहाँ पर इस जगह राज्यपाल राष्ट्रपति से भी ज्यादा पावरफुल हो गया। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी मंत्री को नियुक्त नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट बताते हैं कि मेरी मंत्रिपरिषद में ये व्यक्ति रहेगा, इसको अपॉइंट किया जाएगा। यहाँ पर भी यही होता है, मुख्यमंत्री जिसको लिख कर देते हैं कि भाई ये मेरी मंत्रिपरिषद में होगा, राज्यपाल उसी को नियुक्त करते हैं मंत्री। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो जनजाति वाले क्षेत्र हैं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ऐसे राज्य, मध्य प्रदेश ट्राइबल, वहां पर जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक। तीसरी चीज, राज्यपाल राज्य के एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। उसकी सैलरी को तय करता है कि उसका पारिश्रमिक कितना होगा, और एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल का पद जो है वो भी जो है स्टेट के जो महाधिवक्ता का पद है, ठीक, एडवोकेट जनरल का, वो भी राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत होता है। यानी कि कितना कार्यकाल होगा वो राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करता है, पर एक्चुअली में जो सरकार होती है इनडायरेक्टली उसी का उसको चलता है। लेकिन चूंकि सारे कार्य राज्यपाल के नाम पर होते हैं, तो बोला यही जाएगा कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वह पद को धारण करता है। इसके अलावा वह राज्य के निर्वाचन आयुक्त को, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करता है। आपको पता है कि केंद्र में भी जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक, वो राज्य विधानसभाओं के चुनाव
लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के चुनाव, राज्य विधानमंडल के चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, कुल मिला के 6 चुनाव को कंडक्ट कराता है। और जो राज्य का इलेक्शन कमीशन होता है, राज्य चुनाव आयोग, जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, उस स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है ग्राम पंचायतों के चुनाव कराना और अर्बन लोकल बॉडीज के, शहरी निकायों के चुनाव, यानी कि सरल भाषा में स्थानीय निकायों के चुनाव का संपन्न कराना। तो जो राज्य चुनाव आयोग का राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, उनके सदस्यों को नियुक्त करता है, ठीक। लेकिन राज्यपाल इन लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटा नहीं सकता। अपॉइंट राज्यपाल करेगा, लेकिन हटाएंगे हमेशा राष्ट्रपति, ठीक। और राज्यपाल के नाम पर ही जितनी भी राज्य सरकार की नियुक्तियां होती हैं, वो राज्यपाल के नाम पर ही होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार में कोई भी नियुक्ति होती है, वो राष्ट्रपति के ही बिहाफ पर होती है। उसी प्रकार राज्यों में जो भी नियुक्ति राज्य की सरकार की, यानी राज्य सरकार जो भी सरकार की, राज्य सरकार की नौकरी है, उसमें जो भी अपॉइंटमेंट होता है, वो एक प्रकार से राज्यपाल के ही बिहाफ पर किया जाता है, ठीक। दूसरा, वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मसलों या विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो ये उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। क्यों जानकारी प्राप्त कर सकता है? वहां पर भी देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की समस्त कार्यों की जानकारी देते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि जो राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री से उनकी प्रशासनिक कार्यों और विधायी जो भी उनकी पॉलिसीज है उनकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक। और अगर केंद्र की तरह यहाँ पर भी अगर राज्य की मंत्रिपरिषद में किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस पर संज्ञान ना लिया हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है। क्यों कर सकता है? भाई मानी किसी मंत्री ने किसी चीज का निर्णय लिया पर मंत्रिपरिषद उसकी उस बात को सुन ही नहीं रही है, तो वहां पर राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से बोल सकता है कि भाई ऐसा है, इस मैटर को आप लुक फॉरवर्ड करिए। वहां पर मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकता कि आप क्यों हमारे कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। वो कह सकता है, क्यों? क्योंकि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख है और इसकी कार्यकारी शक्ति है। तो इस प्रकार से राज्यपाल की जो है वह ये कुछ कार्यकारी शक्ति है। इसके अलावा कुछ और भी है। जितने भी राज्य में विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों और कुलाधिपतियों, मतलब चांसलर और वाइस चांसलर्स को का अपॉइंटमेंट जो है, यानी जो यूनिवर्सिटीज के कुलपति होते हैं उनका अपॉइंटमेंट, वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट जो है वो राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये आपके समक्ष जो है कुछ राज्यपाल की मैंने आपको कार्यकारी शक्तियां बताई। अब हम कुछ राज्यपाल की सेकंड विधायी पावर्स पे आएंगे। और विधायी पावर्स कैसा? जैसे मैंने बताया कि चूंकि जिस प्रकार राष्ट्रपति संसद का एक प्रमुख अंग होता है, उसी प्रकार राज्यपाल जो है वो राज्य विधानमंडल का अंग होता है। जिस प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कानून नहीं बन सकता, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के कानून नहीं बन सकता। तो राज्यपाल जब किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करता है तभी वह कानून बनता है। इस प्रकार वह विधायी शक्तियों को भी ग्रहण करता है, यानी कानून बनाने की शक्ति भी उसके पास है। दूसरा, वह राज्य विधानमंडल के सत्र को बुला सकता है, आहूत कर सकता है ना। वो राज्य विधानमंडल को विघटित कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि वहां पर तो राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकते, राज्यसभा परमानेंट हाउस है। लेकिन यहाँ पर राज्य विधानसभा को जो है राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल का, अगर से उत्तर प्रदेश में राज्य विधान परिषद और विधानसभा दोनों है तो दोनों के मतलब ज्वाइंट सेशन को जो है विधानमंडल के सत्र को आहूत करता है। वो विधानसभा को विघटित भी कर सकता है। वो प्रत्येक चुनाव के बाद विधानसभा, जिन राज्यों में विधानसभा है वहां से विधानसभा,
जहां पर विधानसभा और विधानमंडल दोनों है, उन दोनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है। ये उसकी विधायी शक्ति है। ठीक, वह उसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बनेगा, ये भी उसकी विधायी शक्ति है। वो सत्र को बुला सकता है, राज्य विधानसभा को विघटित कर सकता है, ये भी उसकी विधायी शक्ति है। इसके अलावा अगर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली है तो वो विधानसभा के किसी सदस्य को कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है, ये भी उसकी विधायी शक्तियों में आता है। इसके अलावा विधानसभा के सदस्य की अगर एलिजिबिलिटी पर कोई क्वेश्चन उठता है तो वो निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श करने के बाद इसका निर्णय कर सकता है। तीसरी चीज, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर भी उसकी कुछ शक्ति होती है। 3 चीजें कर सकता है, या तो वह उस विधेयक को स्वीकार करेगा और उस पर साइन कर देगा, मैंने बोला, तो वो कानून बन जाएगा। दूसरा है भाई, वो विधेयक को अगर वो धन विधेयक नहीं है, क्योंकि धन विधेयक पर ना केंद्र सरकार में ना राष्ट्रपति धन विधेयक को वापस लौटाते हैं, ना राज्यपाल राज्यों में धन विधेयक को वापस लौटा सकते हैं। ठीक, तो राज्यपाल जो है वो धन विधेयक अगर नहीं है, कोई साधारण विधेयक है, तो उसमें 3 चीजें होंगी, या तो उसको स्वीकार कर सकते हैं, या तो ठीक, इसको अगर आप थोड़ा सा ऐसे करते हैं, राज्यपाल के पास 3 पावर्स होती हैं किसी विधेयक पर, या तो वह उसे स्वीकृत कर सकता है विधेयक को, है ना, या फिर अगर वह धन विधेयक नहीं है तो उसे मंत्रिमंडल के पास पुनर्विचार के लिए, मंत्रिमंडल मैंने लिख दिया, मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक, कि भाई देखिए ऐसा है, आप दोबारा देखिए इसको। ठीक, राष्ट्रपति का भी तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति भी किसी भी विधेयक को, अगर वह धन विधेयक नहीं है, तो पुनर्विचार के लिए एक बार मंत्रिपरिषद के पास वापस लौटा सकते हैं। ठीक, एज इट इज यही काम जो है राज्यपाल भी करते हैं। या तो स्वीकृत करेंगे विधेयक को, तो स्वीकृत कर लिया, हस्ताक्षर कर दिया तो कानून बन गया, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। अब अगर वे पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे, ठीक, तो राष्ट्रपति की तरह इनको भी सिर्फ एक ही बार पावर है। ठीक, उन्होंने लौटाया और मंत्रिपरिषद ने अगर उसको लगा तो संशोधन करके भेजा, और अगर नहीं वो किया तो फिर राज्यपाल को उसमें, मतलब बिना संशोधन के भी भेज दिया, तो फिर राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होगी, जैसे राष्ट्रपति के लिए। तीसरा क्लॉज है, इसमें अलग है। देखिए, राष्ट्रपति के पास 2 ही क्लॉज थे, या तो वो किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करते थे, या तो उसको पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकते थे। राज्यपाल के पास तीसरा पावर भी है, या तो स्वीकृत करेंगे, या तो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे, और अगर वो आया, चाहे संशोधन के साथ आए चाहे बिना संशोधन के, फिर राज्यपाल को स्वीकृति देनी होती है। तीसरा क्लॉज है कि भाई वो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, ये तीसरा क्लॉज है। राष्ट्रपति के पास ऐसा कुछ नहीं है। अब लेकिन यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, समझिएगा। ठीक, भाई या तो उन्होंने साइन किया, स्वीकार किया, साइन किया, कानून, सहमत नहीं है, उन्होंने एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दिया, भाई विचार कर लो। मंत्री परिषद को लगा कि भाई इसमें संशोधन करना चाहिए तो भेज देंगे, उनको लगा कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है, भेज दिया, राज्यपाल को फिर साइन करना ही पड़ेगा। तीसरा क्लॉज उन्होंने राष्ट्रपति के विचार के पास रख लिया। अब अगर उन्होंने राष्ट्रपति से विचार करने के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रख लिया, ठीक, राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लिया, तो अब क्या होगा कि भाई अब जब वो राष्ट्रपति के पास विचार के लिए जाएगा तो अब राज्यपाल की पावर खत्म हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं कि हर विधेयक को वो राष्ट्रपति के पास सुरक्षित भेजने के नाम पर सरकार को परेशान करना चालू कर दे। वो उन्हीं विधेयकों को भेजते हैं जहां पर ऐसा लगता है कि राज्य विधानमंडल जो विधेयक बना रहा है उससे हाईकोर्ट इफेक्ट हो सकता है, उच्च न्यायालय की शक्तियों को
जो है कोई प्रभावित कर सकता है, तो ऐसे उसको रख लेते हैं। तो जब वो राष्ट्रपति के पास विचारार्थ किसी विधेयक को सुरक्षित रखते हैं, तो अब ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर हो जाता है कि राष्ट्रपति उसको स्वीकार करे या ना करे। राज्यपाल की भूमिका खत्म। अब अगर राष्ट्रपति ने उसे स्वीकार कर लिया तो वो कानून बन जाएगा, राष्ट्रपति ने अगर उसे अस्वीकृत कर दिया तो वो कानून नहीं बन पाएगा। अब राज्यपाल की भूमिका खत्म। ठीक, अगर कोई विधेयक राज्यपाल ने, फिर से समझ लीजिए, राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए, विचार करने के लिए सुरक्षित रखा, तो राज्यपाल की भी पावर खत्म हो गई उसमें। फिर तो भाई वो राष्ट्रपति या तो उस पर स्वीकृत करेंगे तो कानून बनेगा, या तो नहीं करेंगे तो लैंड एंड वर्ड हो जाएगा। लेकिन हर उसको नहीं करते हैं वो कुछ ही विधेयकों को करते हैं। जैसे मानिए, मैंने आपको बताया, कोई ऐसा विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्ति को कम करता हो, कोई ऐसा विधेयक जो संवैधानिक उपबंधों के जो है अगेंस्ट हो, ठीक, जो डीपीएसपी के विरुद्ध हो, जो देश के हितों के विरुद्ध हो, जो राष्ट्रीय महत्व का हो, ठीक, या फिर और किसी चीज से जुड़ा हो, ऐसा जो देश के हिस्से जुड़ा, तो ऐसे चीजों को जो है, ऐसे विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा राष्ट्रपति के पास राज्यपाल के पास आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक, ये भी उसका विधायी वो है। अध्यादेश क्या होता है, मैंने बताया था, ऑर्डिनेंस जिसको आप सरल भाषा में कहते हैं, है ना। राष्ट्रपति के पास भी है अनुच्छेद 123 के तहत, उसी प्रकार राज्यपाल के पास भी है 213 के तहत। इसमें क्या होता है, जब विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो, ठीक, अगर किसी राज्य में विधान परिषद, जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, तो दोनों की बात हो रही है, ठीक, और जहां पर विधान परिषद नहीं है तो वहां तो विधानसभा ही है। तो अगर विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो और सरकार को, राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर कानून बनना बड़ा आवश्यक है, तो वो राज्यपाल से कहते हैं, क्योंकि राज्यपाल के पास विधायी पावर है, क्योंकि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख भी और संवैधानिक प्रमुख भी है और राज्य विधानमंडल का अंग भी है। ठीक, तो क्योंकि बिना उसके हस्ताक्षर के तो कोई कानून बनेगा नहीं। तो जब विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो तो राज्य सरकार यानी कि मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद राज्यपाल से रिक्वेस्ट करती है कि भाई इसका ऑर्डिनेंस आप जारी कर दें। ऑर्डिनेंस जारी करने का मतलब होता है बिल्कुल वो कानून की तरीके कार्य करता है, लेकिन कब तक, जब तक राज्य विधानमंडल का सत्र बैठ नहीं जाता। यानी कि, और आपको पता है विधानमंडल के दो सत्र के बीच में, जैसे संसद के दो सदनों के एक सदन सत्र होने के बाद दूसरे सत्र के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं हो सकता। यानी मैक्सिमम जो उस अध्यादेश की शक्ति है, यानी वो जब तक कानून की तरह कार्य करेगा वो 6 महीने है, क्योंकि 6 महीने में तो सत्र चालू होगा ही। सत्र चालू होने के 6 हफ्ते और तक का समय दिया जाता है, यानी 6 महीने 6 हफ्ते तक कोई ऑर्डिनेंस काम कर सकता है। वो भी कब, जब विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो तो ही राज्यपाल किसी अध्यादेश को जारी करके किसी विधेयक को कानून के रूप में करवा सकते हैं। लेकिन जैसे ही सत्र चलना चालू होगा तो विधानमंडल में सरकार को उस विधेयक को पारित कराना होगा, उस अध्यादेश को। अगर सरकार ने उस अध्यादेश को पारित करा लिया तब तो वे कानून का दर्जा पा जाएगा। अगर सरकार उसको पारित नहीं करा पाई तो फिर वो अध्यादेश नल एंड वॉइड हो जाता है। तो ये इसकी कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। ठीक, इसी प्रकार राज्यपाल की कुछ वित्तीय शक्तियां भी हैं। वित्तीय शक्तियां क्या है भाई, वह ये सुनिश्चित करता है कि जिस प्रकार केंद्र सरकार का बजट होता है, हम लोग जानते हैं ना आर्टिकल 112 के तहत एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, उसी प्रकार हर राज्य का भी अपना बजट होता है जो कि राज्य विधानमंडल पारित करता है। तो वो राज्यपाल की अनुमति से ही राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाता है। तो ये राज्यपाल की जो है फाइनेंशियल पावर है कि राज्यपाल जो है अपनी इच्छा यानी अपनी जो है जब वह सहमति देगा तभी राज्य का जो बजट है वो राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाएगा। ठीक, धन विधेयक भी मैंने आपको बताया कि राज्य विधानसभा में, क्योंकि जैसे मनी बिल को पावर है कि वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसी प्रकार धन विधेयक भी सिर्फ राज्य विधानसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर जैसे उत्तर प्रदेश में राज्य विधान परिषद है तो धन विधेयक राज्य विधानसभा में नहीं, विधान परिषद में नहीं आएगा, सिर्फ राज्य विधानसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा, राज्यपाल की अनुमति के पश्चात। यानी बाकी विधेयक तो आ जाते हैं पहले और फिर राष्ट्रपति पारित होने के बाद हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन धन विधेयक और वित्त विधेयक ऐसे हैं
कि राष्ट्रपति से पहले अनुमति, राज्यपाल से, राज्यों की बात अगर करें तो राज्यपाल से पहले अनुमति लेनी होती है उसको राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए। ठीक, इसके बाद तीसरी उसकी फाइनेंशियल पावर क्या है, तो क्लियर हो गई। पहला तो वो राज्यपाल की इच्छा से ही एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है। राज्यपाल की अनुमति के पश्चात ही धन विधेयक को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल की सहमति के पश्चात ही कोई अनुदान मांग रखी जा सकती है। राज्यपाल की अनुमति के पश्चात ही राज्य की संचित निधि से किसी धन को निकाला जा सकता है। पंचायतों और नगर पालिकाओं को हर 5 वर्ष में समीक्षा के लिए जिस वित्त आयोग का गठन किया जाता है वो भी राज्यपाल की इच्छा शक्ति से ही किया जाता है। अब हम आ जाते हैं, तो हमने 3 पावर्स देख ली, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और फाइनेंशियल पावर। चौथी पावर आते हैं जुडिशियल पावर। तो क्या राज्यपाल के पास कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां हैं? देखिए, जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास क्षमादान का अधिकार होता है उसी प्रकार राज्यपाल के पास भी क्षमादान का अधिकार होता है ना। यानी कि जिस प्रकार राष्ट्रपति जो है किसी व्यक्ति की सजाओं को कम कर सकते हैं, कुछ टाल सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, वो उसी प्रकार राज्यपाल के पास भी क्षमादान का अधिकार होता है। लेकिन एक अंतर होता है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां यानी कि जुडिशियल पावर्स और ज्यादा विस्तृत है। कैसे? देखिए, राष्ट्रपति जो है किसी व्यक्ति को मृत्युदंड का भी क्षमादान का अधिकार दे सकता है, जबकि राज्यपाल कभी भी मृत्युदंड का क्षमादान का अधिकार नहीं दे सकता है। भले ही राज्य के कानून में भी हो तो भी राज्यपाल सिर्फ रिकमेंड करेगा राष्ट्रपति को इसको क्षमादान देने के लिए, मृत्युदंड का खुद नहीं कर सकता। अगर वो कर भी देगा तो जब तक राष्ट्रपति वो नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। ठीक। दूसरा, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालयों की, ये जो फोर्सेस की कोर्ट होती है, इनके द्वारा दी गई सजाओं को भी माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं होता है। ठीक। इसके अलावा मैंने बताया जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां होती है, इनकी भी होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति अगर जब उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ठीक, तो वो राज्यपाल से परामर्श करता है, मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार ये उसकी न्यायिक शक्ति है कि जब भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो राज्यपाल से परामर्श लिया जाएगा। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ भी राज्यपाल ही दिलाता है। ठीक। इसके अलावा उच्च न्यायालय के जिन भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उनका ट्रांसफर होता है, उनका प्रमोशन होता है, तो बिना राज्यपाल की अनुमति या उनके परामर्श के बिना ये नहीं किया जा सकता। ठीक। इसके अलावा राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी जो है वो राज्यपाल करता है। ठीक। तो इस प्रकार से ये राज्यपाल की कुछ न्यायिक शक्तियां होंगी। विवेकीय शक्तियां क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर्स, बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह राष्ट्रपति के पास भी विवेकीय शक्तियां हैं। जब संसद में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो तो राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं जो राष्ट्रपति की नजर में ऐसा हो जिसके पास बहुमत हो या फिर वह बहुमत सिद्ध कर सकता हो। तो यहाँ पर भी ऐसा है, अगर राज्य विधानसभा में भी किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो राज्यपाल जो है किसी भी व्यक्ति को जो है या किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं या मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं और फिर उनको समय दे देते हैं कि भाई वो एक निश्चित समय के भीतर जो है वह अपना बहुमत सदन में सिद्ध कर दे। ठीक। उसी प्रकार राज्यपाल जो है, हाँ, यही है डिस्क्रिशनरी पावर्स की, जब इन परिस्थितियों में जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो वो ये कर सकते हैं। ठीक। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो चूंकि हम यूपी
ईसीएस और बाकी सारी परीक्षाओं को फोकस में रखते हुए कर रहे हैं। तो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आए थे, जैसे उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती जो है सरोजनी नायडू जी थी। ठीक, दूसरे विद्याभूषण मलिक जी थे। इस समय जो वर्तमान जो राज्यपाल है वो 26वीं राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। इससे पहले श्री राम नाईक जी थे। ठीक, श्री आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल रही है। पहली सरोजनी नायडू जी थी, और सरोजनी नायडू जी न सिर्फ उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी, बल्कि देश की पहली महिला राज्यपाल भी थी। इससे पहले देश में किसी भी राज्य में कोई महिला राज्यपाल नहीं हुई थी। तो कुछ फैक्चुअल हो गया। अब हम आते हैं राज्यपाल की भूमिका के संदर्भ में, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। मैंने आपसे बताया था कि राज्यपाल के पद को, क्यों राज्यपाल का पद जो है विवादों में अक्सर रहता है ना, या क्यों उसको लेकर बड़ी चर्चा या परिचर्चा रहती है। अब दरअसल मैंने आपके राज्यपाल को पूरी तरह से समझा दिया कि राज्यपाल का पद कैसे नियुक्त होता है, क्या उसकी पावर्स है, क्या उसका सारी चीजें हैं, क्या उसका कार्य है, वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में भी है, वो सारी चीजें है ना। वो जब राज्य में संवैधानिक स्थितियों का पालन नहीं हो रहा होता तो वो राष्ट्रपति को यानी कि गृह मंत्री को हर 15 दिन पर रिपोर्ट भेजता है। वो ये अगर बता देगा, वो कहेगा कि भाई अगर कोई भी राज्य सरकार संवैधानिक दायित्वों का पालन करने में अक्षम है तो उस राज्य में अनुच्छेद 356, जिसको आप सरल भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, उसके तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। ठीक, और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मंत्रिपरिषद, राज्य यानी कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की समस्त शक्तियां किसमें निहित हो जाती हैं? राज्यपाल में निहित हो जाती हैं। अच्छा, तो एक प्रकार से मुख्यमंत्री की सारी पावर्स किसमें आ जाती है? राज्यपाल में। यानी कि जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद भंग हो गई। ठीक, सारी पावर्स आ गई राज्यपाल के हाथ में। अब राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के बिहाफ पर, बोला तो गया राष्ट्रपति शासन, लेकिन एक्चुअल में शासन करते हैं राज्यपाल, और राज्यपाल के माध्यम से इनडायरेक्टली शासन होता है केंद्र सरकार का, क्योंकि केंद्र सरकार ही जिस व्यक्ति को नॉमिनेट करती है, राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करते हैं। तो राज्यपाल के पास इतनी शक्ति है कि अगर वह राष्ट्रपति को बताए कि भाई इस राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है, ये राज्य फेल हो चुकी है इस सरकार को चलाने में, तो राष्ट्रपति जो है तत्काल प्रभाव से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, और राष्ट्रपति शासन लगाते ही मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सारी शक्तियां राज्यपाल में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर राज्यपाल पूरे राज्य का शासन करेगा और मॉनिटरिंग करेगा, और राज्यपाल के माध्यम से इनडायरेक्टली कंट्रोल आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। अब जो केंद्र सरकार कहती जाती है, राज्यपाल वो करता है। इसीलिए राज्यपाल की भूमिका बड़े विवादों में रहती है। क्यों? इसी आर्टिकल 356 को लेकर, क्योंकि अक्सर राज्यपालों ने अपनी इस पावर का, जो उसकी कार्यकारी विधायी पावर है 356 का, इसका दुरुपयोग करते हुए कई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। अब राज्यपाल की भूमिका प्रारंभ में कैसी थी, क्यों विवादों में आई, क्या हुआ, उसको थोड़ा देखते हैं। देखिए, भारत में अगर आप राज्यपाल की भूमिका को देखना चाहते हैं तो हम इसको 3 चरणों में डिवाइड कर लेते हैं। जब आप 3 चरणों में डिवाइड करेंगे तब हम लोग राज्यपाल की भूमिका को पूरा समझ सकते हैं। अभी तो आपने राज्यपाल को सिर्फ समझा है कि राज्यपाल क्या क्या करते हैं, क्या ये है। क्यों राज्यपाल का पद एक समान पद आज भारत में यानी केंद्र राज्य संबंधों के विषय में सबसे ज्यादा विवाद का विषय रहता है। तो राज्यपाल की अगर पूरी यात्रा को जर्नी को समझना तो 3 चरण में बांटते हैं। पहला चरण है 1947 से 1967, 1947 to 67, ये 20 साल प्रारंभ की। दूसरा है 67 to 1989, यानी तकरीबन 22 वर्ष। और तीसरा है 1989 से लेकर अब तक, 1989 से लेकर अब तक। देखिए, पहला जो चरण था ना 47 से 67, इसको लेकर तो कोई विवाद हुआ ही नहीं, कोई डिस्प्यूट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देश आजाद हुआ,
एक ही पार्टी की सरकार केंद्र में भी थी और राज्य में भी, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ही केंद्र में थी, कांग्रेस पार्टी ही राज्य में थी। राज्यपाल, अच्छा, केंद्र में सरकार कांग्रेस पार्टी की, राज्य में सरकार कांग्रेस पार्टी की, ठीक। यानी मुख्यमंत्री किस पार्टी का हुआ? कांग्रेस पार्टी का। प्रधानमंत्री किस पार्टी के हुए? कांग्रेस पार्टी के। राज्यपाल कौन होते हैं? केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख। अगर वो राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख है, ठीक, और राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख है, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार राज्य में भी है, तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी की ही सरकार की कार्यपालिका के प्रमुख भी हुए और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं, तो एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि हुए। तो केंद्र में भी उनकी सरकार, राज्य में भी उनकी सरकार, तो किस बात का क्लैश? कोई विवाद ही नहीं, जो करो सब सही, ठीक, कोई समस्या नहीं भाई। दोनों जगह अगर एक पार्टी की सरकार है तो कोई विवाद ही नहीं होगा, ठीक। जैसे वर्तमान में आ जाए, वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की। अब जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर आपको राज्यपाल का कोई क्लैश दिखाई ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है और राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, ठीक। और जब वो राज्य में आएंगे तो अमूमन क्लैश होता नहीं है। तो 47 से 67 का जो पीरियड है वो आप समझ लीजिए गोल्डन एरा था राज्यपाल का। राज्यपाल के पद की भूमिका का गोल्डन एरा था, कोई क्लैश नहीं, कोई टकराहट नहीं। राज्यपाल की भूमिका जो बदलनी चालू हुई वो चालू हुई इस सेकेंड वाले चरण से। इसमें राज्यपाल के पद का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ। अब हुआ क्या, क्यों, इस सन को याद रखिए। एक्चुअली 1969 में पहली बार भाई 47 में देश आजाद हुआ। पहले चुनाव जो गठन हुआ लोकसभा का वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ, ठीक। पहली बार जो लोकसभा का गठन हुआ 1952 का, मतलब केंद्र सरकार। तो 52 से लेकर 67 तक तो कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, मैंने आपको बताया, ठीक, कोई समस्या थी नहीं। 67 में पहली बार भारत के पटल पर क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ने लग गया। इसका प्रभाव बढ़ने लग गया क्षेत्रीय दलों का, रीजनल पार्टीज का। और पहली बार साउथ में कांग्रेस पार्टी की जगह वहां की क्षेत्रीय दल डीएमके की सरकार बनी। अब जैसे ही केंद्र में एक अलग सरकार और राज्य में एक अलग सरकार, अब जैसे ही राज्य में एक अलग सरकार आई, राज्यपाल के पद की भूमिका बदलने लगी। वो जो अभी तक गोल्डन एरा चल रहा था, अब यहाँ पर राज्यपाल के पद का दुरुपयोग होने लग गया। देखिए, राज्यपाल के पद को जो शक्तियां प्राप्त हैं कि भाई अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो, राज्य सरकार किसी प्रकार से संविधान का पालन करने में फेल हो, तो फिर राज्यपाल का ये काम है कि भाई सरकारों को बोले कि भाई आप संविधान का पालन करिए। अगर संविधान का पालन नहीं करेंगे तो जो 15 दिन पे मैं गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजता हूँ वो मैं भेजूंगा आपके खिलाफ, ठीक, कि भाई आप सही से पालन नहीं कर रहे हैं। और अगर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट जाएगी, गृह मंत्रालय से सहमत होगा, तो फिर वो राष्ट्रपति को रिकमेंड करेगा भाई इस राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र फेल हो रहा है और हमारी सबसे पहली प्राथमिकता संविधान को बचाने की। तो संविधान को बचाने के लिए उस सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है और बर्खास्त करने के बाद अनुच्छेद 356 के तहत वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। राष्ट्रपति शासन लगाने के पश्चात सारी शक्तियां राज्यपाल के हाथ में आ जाएंगी, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की। तो सोचिए, कभी भी राष्ट्रपति भी इतनी एंजॉय नहीं कर सकता पावर को, क्योंकि कभी कोई ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है कि केंद्र सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए और सारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्तियां राष्ट्रपति में आ जाए, लेकिन राज्यपाल के पास है। इसीलिए कहीं कहीं पर राज्यपाल राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। पूरे उसमें मैंने आपको पढ़ाया है, कहीं पर भी राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री यानी वास्तविक शासक की भूमिका में आ ही नहीं सकते। जबकि मैंने आपको क्या बताया था, राज्यपाल क्या है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख। वास्तविक प्रमुख कौन है, मुख्यमंत्री। लेकिन देखिए, राज्यपाल वास्तविक प्रमुख के रूप में आ सकता है जब 356 लगाओ, ठीक। तो 69 में जैसे ही क्षेत्रीय दलों का उभार होने लग गया, ठीक, और केंद्र में थी कांग्रेस पार्टी की सरकार यानी दूसरे दल की, और
दक्षिण भारत में डीएमके की सरकार आई पहली तमिलनाडु में। अब यहां पर क्लैश चालू हुआ क्योंकि केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार, राज्य में दूसरी। ठीक, अब जब केंद्र और राज्य सरकार के बीच में क्लैश होना चालू हुआ तो केंद्र ने राज्यपाल के पद का दुरुपयोग चालू किया और 1969 से लेकर 1980 तक सरकारों यानी राज्यपाल के पद का 69 से 80 तक राज्यपाल के पद का खूब दुरुपयोग हुआ। 8 सरकारों को एक साथ बर्खास्त किया गया। ठीक, सिर्फ किस नाम पर, किस बिहाफ पर कि भाई राज्यपाल की सिफारिश पे कि भाई यहां पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाइए क्योंकि यहां पर राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, ये सरकार जो है चलाने में अक्षम है। यहीं से जो है राज्यपाल की भूमिका विवादित होना चालू हुई क्योंकि राज्यपाल जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, राज्यपाल जो राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख हैं, उन्होंने अपने पहले रोल को छोड़ के अपने दूसरे रोल पर एम्फसाइज कर लिया कि वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि। इसीलिए जब इस पद का दुरुपयोग होने लग गया तो अक्सर राज्य सरकारों ने राज्यपाल को, मैंने आपको क्या बताया था कि भले ही केंद्र सरकार किसी व्यक्ति का नाम नॉमिनेट करती हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस केस में रघुकुल तिलक बनाम हरगोविंद पंत में बोला था कि राज्यपाल जो है भले ही वो अपॉइंट कर रही हो केंद्र सरकार, लेकिन न केंद्र सरकार उसको कंट्रोल कर सकती है, न केंद्र सरकार की वो अधीनस्थ होता है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। लेकिन इतना दुरुपयोग हुआ, इसीलिए राज्य सरकारों ने चिढ़कर केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्यपाल को घोषित किया। उन्होंने बोला ये तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख नहीं है, न राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख है, ये तो केंद्र सरकार के एजेंट है। तो राज्यपाल के पद की जो गरिमा है उसकी बड़ी दुर्गति हुई इस 67 to 89 के पीरियड में। ठीक, उसी समय प्रभुदास पटवारी तमिलनाडु के और रघुकुल तिलक राजस्थान के, प्रभुदास पटवारी राजस्थान के राज्यपाल थे और रघुकुल तिलक ये तमिलनाडु के थे। इन दोनों लोग को बर्खास्त कर दिया गया, इनकी भूमिका इतनी खराब थी। ठीक, इनको सस्पेंड किया गया सुप्रीम कोर्ट के कहने पर क्योंकि इन्होंने गलत रूप से, क्योंकि जब इन्होंने रिकमेंड किया कि भाई राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है तो ये लोग भाई कोर्ट गए और कोर्ट ने देखा और बोला कि नहीं, यहाँ पर तो राज्यपाल की भूमिका संदिग्ध है और उन्होंने फिर ऑर्डर दिया और राज्यपाल को बर्खास्त किया गया। तो इस कार्यकाल में राज्यपाल का पद जो है बहुत ज्यादा जो है वो क्या हुआ, उसकी गरिमा गिरी। क्यों गिरी? क्योंकि केंद्र में एक अलग सरकार थी, राज्य में एक अलग सरकार थी, दोनों के बीच में क्लैश चलता है। ठीक, और केंद्र सरकार ने राज्यपाल के पद का दुरुपयोग किया और एक साथ 8 सरकारों को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा के केंद्र सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के नाम पर वो शासन करने लगे, इनडायरेक्टली केंद्र सरकार का कंट्रोल हो गया। लेकिन जब तीसरा चरण आया तो यहां पर राज्यपाल की भूमिका बदली। क्यों बदली? एक्चुअली अगर आप 89 से देखेंगे भारत की राजनीति को तो ये संक्रमण काल का युग था। ठीक, इस काल से भारत में कभी किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला नहीं। फिर गठबंधन का दौर चालू हुआ। ठीक, पहला टेन्योर कैसा था? एक सरकार जो केंद्र में जो राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ। दूसरा, केंद्र में अलग सरकार, राज्य में अलग सरकार, क्षेत्रीय दलों का उभार होना चालू हुआ। लेकिन अभी तक यहाँ पर राज्यों में ही सरकारें आ रही थी। केंद्र में कांग्रेस पार्टी थी, एक बार बस वो मोरारजी देसाई से इंदिरा गांधी हारी थी, जनता दल आई थी, लेकिन वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। तो राज्य सरकारें जो हैं अभी इतनी प्रभावी नहीं हुई थी कि केंद्र की सरकार को डिस्टर्ब कर पाए, लेकिन राज्य से उन्होंने केंद्र कांग्रेस पार्टी को धीरे धीरे हटाना चालू किया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसलिए क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो आपको पता है कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान था, एक ही दल था, तो लोगों की भावनाएं जुड़ी थी, तो हर जगह वही था। लेकिन धीरे धीरे क्षेत्रीय मांगों के अनुरूप क्षेत्रीय दलों का उभार होने लग गया। तो क्षेत्रीय दलों के उभार के पश्चात कांग्रेस पार्टी जो है वो राज्यों से थोड़ा खिसकने लग गई। अब आया ये दौर, यहां पर आया गठबंधन का दौर। केंद्र में भी जो है अब कोई एक पार्टी अपनी सरकार नहीं बना सकती थी। अब उनको उन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों को जो राज्य सरकारों में अभी तक राज्य सरकार तक सीमित थी, उनका रोल, अब वो लोकसभा की सीटें भी जीतने लग गई। तो अब केंद्र में
जो एक कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन नहीं रही थी, अब उनको इनकी भी जो है गठबंधन में इनकी सीटों की आवश्यकता पड़ी। तो जब आवश्यकता पड़ी तो उनके सपोर्ट के बिना सरकार नहीं बन सकती। तो यहां पर राज्यपालों का रोल बदला। अब वो दूसरे कार्यकाल की तरह ऐसे ही बर्खास्त नहीं कर सकते थे, लेकिन अब एक चीज और चालू हुई। अब मानिए दो अलायंस बन गए, एक क्षेत्रीय दल जो केंद्र सरकार में जिसकी सरकार है उसके समर्थन में, एक वो जो केंद्र में जिनकी सरकार नहीं है उनके समर्थन में। जैसे वर्तमान में देखिए एनडीए और यूपीए है ना, कुछ घटक दल एनडीए, जैसे बिहार में जनता दल यूनाइटेड की सरकार है जेडीयू की, ये किसके साथ है, ये एनडीए के घटक है। तो यहां पर आप कभी ज्यादा क्लैश नहीं देखेंगे, ठीक। लेकिन टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ये यूपीए की समर्थक है। तो यहां पर आप अक्सर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच में क्लैश देखते हैं, केंद्र और राज्य के बीच में क्लैश देखते हैं, ठीक। तो यहां पर थोड़ी सी भूमिका जो है संदिग्ध चालू हुई कि यहां पर क्या हुआ, जो पार्टियां केंद्र सरकार के साथ गठबंधन में हैं वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दूसरे विपक्ष के साथ छोटे छोटे दलों की सरकारें हैं, राज्य सरकारें, अब राज्यपालों ने उनको अस्थिर करने का प्रयास किया। तो ये भूमिका भी बड़ी जो है मिली जुली थी, ठीक। इसकी तरह तो नहीं थी, लेकिन इससे स्थिति सुधरी, लेकिन कुछ ना कुछ क्लैश जो है आपको दिखाई पड़ने का लगता है। इसी विवाद को दूर करने के लिए 1983 से 88 के बीच में सरकारी आयोग का गठन किया गया। सरकारी आयोग जो है बेसिकली वो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के लिए गठित हुआ है। मैं आपको उस समय डिटेल में बताऊंगा जब सेंट्रल स्टेट बताऊंगा, लेकिन इसकी कुछ रिकमेंडेशंस जो है वो राज्यपाल से भी जुड़ी है। 247 रिकमेंडेशन इन्होंने की थी, जिसमें 188 के आसपास जो है 174 को जो है वो लागू कर दिया गया। इनमें कुछ जो है वो राज्यपाल से जुड़ी थी। उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको राज्यपाल के पद को उसकी गरिमा को बरकरार रखना है तो किसी साख वाले व्यक्ति को ही राज्यपाल नियुक्त कीजिए जिसकी क्रेडिट हो। किसी भी एक्टिव पॉलिटिशियन को, सक्रिय राजनीतिज्ञ को राज्यपाल मत बनाइए, क्योंकि अगर सक्रिय राजनीतिज्ञ आएगा तो उस राज्य की राजनीति में इंटरेस्ट लेगा, ठीक, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। तो किसी एक्टिव पॉलिटिशियन को मत बनाइए, किसी समाज सेवी, किसी ब्यूरोक्रेट, किसी सेना के, इनको बनाइए, लेकिन वो एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए, ठीक। उन्होंने बोला अगर राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है तो मुख्यमंत्री से परामर्श करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भाई दोनों को मिलकर कार्य करना है, क्योंकि उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख है। तो संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख दोनों जब मिलेंगे तभी तो राज्य अच्छे से चलेगा। तो उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री से परामर्श लेना बहुत आवश्यक है। अनुच्छेद 356 का जो दुरुपयोग किया गया इस पीरियड में, उसके बाद भी उन्होंने बोला देखिए इस पर रोक लगनी चाहिए, और रोक ऐसे लगनी चाहिए, उन्होंने बोला ऐसे नहीं कि खत्म कर दूं, उन्होंने बोला देखिए अगर राज्य सरकारें कुछ संविधान के अनुरूप कार्य ना भी कर रही हो थोड़ा बहुत, तो पहले उनको चेतावनी देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सीधा ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, पहले उनको आर्टिकल 355 के तहत आप चेतावनी दीजिए कि देखिए आप अपने आप को सही करिए, चीजें जो गलत हो रही है सुधारिए, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्यपाल जो अपनी रिपोर्ट देता है राज्य के प्रति कि यहाँ पर संवैधानिक तंत्र फेल है, उसको संसद में रखना चाहिए ताकि सबको पता तो चले। अभी तो रिपोर्ट पता ही नहीं चलती है, जो राज्यपाल केंद्र को देते हैं उस रिपोर्ट को कर दिया जाता है, उसको संसद में रखना चाहिए। बहुमत का निर्धारण विधानसभा में होना चाहिए, ना कि राजभवन में। अक्सर राज्यपाल उनके विवेक पर निर्भर करता है तो वो बहुमत राजभवन में दिलवा लेते हैं। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस सरकारी आयोग ने दी कि अगर इनमें काम करा जाएगा तो राज्यपाल की भूमिका निस्संदेह जो है अपनी गरिमा को वापस पा सकती है। तो ये कुछ कदम सरकारी आयोग ने बताए थे कि राज्यपाल की भूमिका को सशक्त करने के लिए, और जो वो अपनी भूमिका में है उसका निर्वहन करे, यानी कि वो संवैधानिक प्रमुख के रूप में रहे, वो कार्यपालिका के प्रमुख के रहे, और केंद्र सरकार के अगर वो प्रतिनिधि के रूप में उसको नियुक्त किया जाता है तो वो इस रूप में रहे, है ना, वो एक अभिभावक के रूप में रहे, वो एक शासक के रूप में ना है ना। एक गार्जियन में और एक रूलर में अंतर होता है। तो सरकारी आयोग की रिकमेंडेशन यही, ठीक। तो ये आपका गवर्नर था। तो हमने राज्यपाल को बहुत विस्तृत रूप में समझा है। आशा करता हूं कि मुख्यमंत्री अभ्युदय पोर्टल के द्वारा मैं दुर्गेश शाही आपको जो है वह राज्यपाल के संबंधित सारी चीजों को समझाने में सक्षम रहा होगा, ठीक।
चलिए बाकी हम नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। ठीक।